Hello and welcome to the another edition of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation with our Indian athletes. Before we begin the podcast, let me take you to the journey of our guest in conversation today. Padma Shri awardee Devendra Jhajaria is an Indian Paralympic javelin athlete competing in F46 events. He currently serves as the president of Paralympic Committee of India. Jhajaria is the first Indian Paralympian to win two gold medals, achieving this feat at the Athens and Rio Paralympics. With his third medal, a silver at the 2020 Tokyo Paralympics, he has become India's most decorated Paralympic athlete so far. In recognition of his exceptional achievement in sports, he has been honored with the Arjuna Award, Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, and Padma Bhushan. Thank you so much, sir, for coming to our podcast. आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो you've been a pioneer in this area and 3-time Olympian और 3 बारी मेडल आपने इंडिया को दिया है. सर, आपकी जर्नी की बात करें तो कहाँ से शुरुआत करी थी और स्पोर्ट्स ने कैसे आपको एम्पावर किया है? मेरी शुरुआत स्कूल गेम से हुई थी और आज भी मुझे याद है वो दौर जब मैं जेवलिन थ्रो भाला फेंकना चाहता था, लेकिन मेरे पास भाला नहीं था. खुद का मैंने भाला तैयार किया लकड़ी का, और उस लकड़ी का भाले से मैंने तैयारी करके मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना. तो मैं एक तो स्पष्ट कर दूं कि मेरे ये चैंपियन बनने के पीछे कोई साइंस नहीं है. सरकारी स्कूल में पढ़ता था. सरकारी स्कूल में थोड़ा सा माहौल था. एक टीचर थे स्पोर्ट्स के, वो तैयारी करवाते थे. अच्छा लगता था खेलना. बाकी कोई स्पोर्ट्स साइंस नहीं था उस टाइम. एबल्ड बॉडी के लिए स्पोर्ट्स फिटनेस होता है, शौक होता है, हॉबी होती है. जहाँ पर आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ स्पोर्ट्स एम्पावर कर रहा है, आपको वो रिकग्निशन दे रहा है. उसके बारे में बताइए. चैलेंज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में अपने आप से ही एक चैलेंज होता है. और कहीं न कहीं मैं ये कहूँ कि जितने भी डिफरेंटली एबल है, जैसे व्हीलचेयर पर्सन है या अदर है कोई, वो जब तैयारी करते हैं, हमारे कई ऐसे है कि पैर में प्रॉब्लम है, तो उनकी क्या होता है कि वो तैयारी करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होता है, तो लाइफ में भी अच्छा होता है. आप कल्पना कीजिए कि एक दिन आपका एक हाथ बांध दिया जाए और पूरे दिन आपको काम करना है. आप कल्पना करें कि एक दिन आपके पैर बांध दिया जाएगा और आपको चलना भी है, काम भी करना है. इसके बावजूद हम तो खेलते हैं और उस लेवल पे खेलते हैं. जैसे परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं पैरा स्पोर्ट्स में. काफी खिलाड़ी एबल बॉडी में फाइट करते हैं. यस. चैलेंज है, लेकिन कहीं न कहीं इस देश के लिए खेलना वो इतना बड़ा प्राउड होता है, हम चैलेंज भूल जाते हैं सब कि मुझे मेरे देश से खेलना है. जब 5 अक्षर लिखे जाते हैं INDIA, इंडिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है आपके लिए. तो कहीं न कहीं वो जोश दिलाता है. हर खिलाड़ी व्हीलचेयर पर्सन उस समय भूल जाता है कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ क्या. सही वो कहता है मैं इंडियन हूँ, इंडिया के लिए मुझे मेडल जीतना है. ये अंदर थॉट आती है, तब हौसला बनता है. राइट. वो मोटिवेशन देता है, वो लाइफ में एक रे ऑफ होप आ जाता है. सर, अगर पैरा एथलीट की ट्रेनिंग की बात करें तो चैलेंजेस भी होते हैं. एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि बॉडी को स्ट्रेन ना कर दे, ओवर स्ट्रेन ना कर दे और इंजरी वापस से रिअकर ना हो. तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं पैरा एथलीट्स? मैं वही कहना चाहता हूँ, एक पैरा एथलीट को एक इंजरी के साथ खेलना पड़ता है. उस इंजरी को मेंटेन भी करना है, कहीं न कहीं वो इंजरी बढ़ ना जाए. कहीं हमारे पैर से एम्पुटी हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं जब वो ब्लेड लगाते हैं, ब्लेड रनिंग करते हैं, तो
ये भी थोड़ा सा करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी और भी काफ़ी चैलेंज रहते हैं। जैसे हमारे बहुत से स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने अब ट्रेनिंग सेंटर बना दिए पैरा फ्रेंडली, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हम स्टेडियम देखते हैं जा करके, तो उन स्टेडियम में व्हीलचेयर वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको पहुंचना वहां तक थोड़ा चैलेंजेबल रहता है। टॉयलेट्स उनके फ्रेंडली नहीं होते, तो उनमें भी वो मेहनत करनी पड़ती है उनको, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, बदलाव कैसे किया जाए। हम भी बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं कि अच्छा इको फ्रेंडली होना चाहिए, पैरा फ्रेंडली होना चाहिए, इंक्लूसिविटी बढ़े, स्कूल Yes. लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल से, कि बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, वो भी सामान्य बच्चों की तरह ही अपना जीवन जी पाए। एंड नॉट जस्ट पढ़ाई में ही बट स्पोर्ट्स में भी, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी ऐसे होनी चाहिए कि जो एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए वो नॉर्मलाइज हो पाए, उनके साथ खेलना, उनके साथ बड़े होना। ग्रास रूट पे बहुत ज़रूरत है, खास करके स्कूल एजुकेशन में। स्कूलों के अंदर हमें ग्राउंड फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेंगी, इंडोर ग्राउंड बनाने, इंडोर स्टेडियम बनाने पड़ेंगे हमें। बहुत ग्रास रूट पे काम करेंगे तब हम जा करके मेरे ख्याल से ओलंपिक तक पहुंच पाएंगे। हम वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टाइटल है जितने भी, वो जीत पाएंगे। वही बात है, आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, फिफ्थ से लेके 10th तक आपको विज्ञान पढ़नी है। 5th तक आप विज्ञान नहीं पढ़ोगे या 10th तक आप साइंस नहीं पढ़ोगे, तो मेरे ख्याल से आप साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। सही। तो इसलिए मेरा बार बार यही फोकस रहता है कि ग्रास रूट पे हमें ट्रेनिंग प्लान में बहुत बदलाव करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सर, आपने ओलंपिक्स की बात करी, इस बार इंडियन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है और मेडल की उम्मीद थी और अच्छा कर सकते थे, पर पैरालंपियंस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं देश को, और लास्ट टाइम भी टोक्यो में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार भी उतने ही जोश के साथ हम वेट कर रहे हैं। सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इंडियन टीम के साथ इस बार? देखिए, हमने पेरिस पैरालंपिक में हम चाहते हैं हम बहुत शानदार परफॉर्मेंस दें, लेकिन उससे पहले मैं पेरिस ओलंपिक में बात करते हैं। अपने पेरिस ओलंपिक में हमने 6 मेडल जीते हैं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, पेरिस में हमने 6 मेडल माइनर में खो दिए, हमने 4th रहे हम। वो मेडल में कन्वर्ट होता तो इतिहास बन जाता। हमारे 4th से लेके 8th तक बहुत एथलीट रहे हैं। अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेडल कम आए हैं। जो 4th से 8th तक रहे हैं वो हम मेडल में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें प्लान बनाना चाहिए। कई बार होता है उस दिन वो दिन नहीं होता एथलीट का। पेरिस पैरालंपिक की मैं बात करूं, जो हमारी ट्रेनिंग प्लान है, जो खिलाड़ियों की फॉर्म है, जो हमने लास्ट 2-3 साल में जो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो। एथलेटिक्स में तो हमने जो टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे बड़ा टाइटल होता है ओलंपिक के बाद, उसमें हम 5वें स्थान पे रहे। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कंट्रियों को हमने पीछे छोड़ा है, और हमारे जो खिलाड़ी मेंटली तौर पे भी फिट हैं और फिजिकली तौर पे भी फिट है, तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक, तो उसमें मैंने दावा किया था कि जो हमारा आंकलन है, कम से कम हम 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। कहने में बहुत बड़ा है 25, लेकिन हमारे पास एक से एक अच्छे एथलीट हैं। वर्ल्ड रैंकिंग 1-2 में काफ़ी एथलीट चल रहे हैं हमारे, उसको मेडल में हमें कन्वर्ट करना है। मैं मेंटली बात करूं एथलीटों की, मैं खुद बात कर रहा हूं एज ए एथलीट, एज ए प्रेसिडेंट पीछे, क्योंकि 20 साल का स्पोर्ट्स में अनुभव रहा है, और उनमें एक अलग काम कर रहा हूं। मैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं कि इन पे मेडल का आप दबाव ना बनाए। आपको ये बोलना है कि आपको खेल के आना है, खेलना है, बेहतर खेलना है, अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। मेडल आए ना आए कोई बात नहीं है, क्योंकि मेंटली प्रेशर नहीं आना चाहिए उन पे। बाई कंट्री प्रेशर वैसे ही बहुत है उन पे। तो इसलिए
इन सब को देख करके मैं कह सकता हूँ कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। 25 मेडल से ज़्यादा जीतेंगे हम, और टॉप 20 कंट्रियों में भारत मेडल टैली में रहेगा। राइट। और विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, पहली दूरी पैरा स्पोर्ट्स तय करेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। सर, आपने कहा कि एक प्रेशर होता है एक एथलीट के ऊपर, और ओलंपिक्स जैसे स्पोर्टिंग फेस्टिवल है जहाँ पर पूरी देश विदेश के लोग आते हैं इस स्पोर्टिंग इवेंट को देखने के लिए, वो तो एक अलग ही प्रेशर होता है, और एक परफॉर्मेंस प्रेशर। इस चीज़ों को लेकर कई बार जो एथलीट्स होते हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। डोपिंग के केसेस आए हैं जहाँ पर हमारे एथलीट्स बैंड हो गए। इस चीज़ को लेकर आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए एक एथलीट को? मैं कह सकता हूं कि डोपिंग का जो मामला है उसमें सबसे पहले हमें जागरूक करना पड़ेगा। पहले एक बार न्यूज़पेपर में आया था, बहुत ही, मुझे आज भी याद है, बहुत बड़ी हेडलाइंस थी, शक्ति दवा लेने से, शक्तिवर्धक दवा लेने से उन पे बैन। बहुत पुरानी बात थी वो। तो क्या है कि साइकोलॉजिकल कोई न्यूज़ पढ़ता है तो कहता है शक्ति वर्धक दवा, ये इससे मतलब पावर मिलती है। ऐसा नहीं है। जो बैन कर रखे हैं उन पे हमें जागरूक करने की जरूरत है। तो कई बार क्या होता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि खिलाड़ी जानबूझ के लेते हैं, या कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक खिलाड़ी बीमार हो गया अचानक ही, वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा। एक बार मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं लॉकडाउन के अंदर मेरे गांव में था, अचानक ही बीमार हो गया था मैं, तो डॉक्टर के पास गया मैं। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख के दी। तो मैंने जो मेरा न्यूट्रिशन था उनसे मैंने फॉलोअप लिया, इसका भेजा, व्हाट्सएप किया मैंने कि देखें आप इस पे, ये बैन में तो नहीं है। 5 में से 3 दवाई बैन में थी वो, तो मैंने नहीं ली वो। कई बार ये भी हो जाता है इसको। तो हमें क्या है कि जागरूक करने की जरूरत है, और ग्रास रूट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेमिनार, कॉन्क्लेव इस टाइप से करने चाहिए कि ये मेडिसिन बैन है, इन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जागरूकता की जरूरत है हमें, और मेरे ख्याल से यदि हम जागरूकता फैलाएंगे तो ये केसेस बहुत कम हो जाएंगे। राइट। सर, आपने जागरूकता की बात करी। पैरा एथलेटिक्स के बारे में आम जनता में थोड़ी जागरूकता कम देखने को मिलती है। अगर बात करें रूल्स, रेगुलेशन या ट्रैक फील्ड्स में क्या मॉडिफिकेशन होता है, पैरा एथलेटिक्स जो पूरा इंटायर इवेंट है उसको नॉर्मल इवेंट से डिफरेंट बनाता है? देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, एक खिलाड़ी के पैर नहीं है, वो लॉन्ग जंप कर रहा है। आप देखिए, आप यदि गौर से देखेंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत ही रोमांचित गेम है ये दुनिया का। किसी के हाथ नहीं है, वो जेवलिन थ्रो करेगा, कैसे बैलेंस बनाएगा? सिंगल हैंड से उसको जेवलिन पकड़नी है, बैलेंस भी बनाएगा और वो थ्रो भी करेगा, और वो बहुत अच्छा थ्रो करते हैं। इसके बावजूद आप देखेंगे ब्लाइंड रनर, ब्लाइंड रनिंग में गाइड रनर लेके वो दौड़ते हैं, कितना तेज दौड़ते हैं, उनका रिकॉर्ड देखिए। तो कहीं ना कहीं बहुत रोमांचित भी है, और वो आदर्श भी है। आदर्श में इसलिए कहूँगा कि कई बार कॉमन मैन भी निराश हो जाते हैं लाइफ में, लेकिन आप देखिए एक बार उनको, ये बहुत रोमांचित गेम है। और दुनिया भर में, मैं आपको कहना चाहूँगा, यूरोप में जो व्हीलचेयर रेस होती है, यूरोप के टॉप 10 पॉपुलर गेम में से एक है वो। यस। बहुत पॉपुलर होती है। कई बार हम देखते हैं टूर्नामेंटों में, तो जब वो व्हीलचेयर रेसिंग होती है तो स्टेडियम में बहुत भीड़ हो जाती है कि आज ये इवेंट है। तो काफ़ी पॉपुलर इवेंट है। इंडिया में हमें और भी जागरूक करने की जरूरत है इन गेमों को। स्टेट से जब मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना था तो मेरा स्टेटमेंट यही था कि सबसे पहला मेरा टारगेट ये है, इस पैरा स्पोर्ट्स को मैं ग्रास रूट पे लेके जाऊँ। यानी लगभग 600 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 600 डिस्ट्रिक्ट में पैरा स्पोर्ट्स स्टार्ट हो, ये हमारा टारगेट है। यस।
सर आपने जागरूकता की, मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा आगे और बढ़ना चाहूँगी। क्लासिफिकेशन होता है पैरा एथलीट्स में, तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? इंडिया में होता है कि नहीं? ये इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे एक सर्टिफाइड है कि एक एथलीट इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में खेलेंगे, और उसमें भी मल्टीपल क्लासिफिकेशंस होते हैं। इसके बारे में थोड़ा अगर लेमन टर्म्स में आप समझाना चाहे लोगों को। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे हाथ से प्रॉब्लम है तो जैसे 46, 47, पैर से है जैसे पोलियो टाइप के हैं आपके तो 42, 44, यदि आप इम्पुटी हैं तो 63, 64, ये अलग अलग कैटेगरी दी जाती हैं। और मैं इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्लासिफिकेशन टूर्नामेंट भी होते हैं। आज से 3 साल पहले हमने एक प्लान बनाया था कि क्यों ना हम हिंदुस्तान में क्लासिफिकेशन टूर्नामेंट करवाएं। उसमें क्या होता है कि जितने भी वर्ल्ड के क्लासीफायर होते हैं वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में एक टूर्नामेंट होगा, और इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे आप पार्टिसिपेट करते हो उससे पहले क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। तो हमने वो ग्रांड प्रिक्स जो करवा रहे हैं 2025 में, वो भारत में हो रही है फरवरी के आसपास। तो उसमें फिर हमारे इंडिया में ही क्लासिफिकेशन होगा। अब हम क्लासिफिकेशन के कोर्स भी करवा रहे हैं हमारे जो इंडिया में, उनको जैसे कई फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको करवा रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं ताकि हमारे क्लासिफायर बने, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे क्लासिफायर जाएं और इंडिया के किसी प्रकार के क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए एथलीट के। इसलिए हम यही टूर्नामेंट करवा रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा जो फरवरी में 2025 में हम करवाएंगे। और उम्मीद है उसमें भारत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। सर, गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी, इतने क्लासिफिकेशंस हैं, तो इसमें ऑफिशियल्स फेयरनेस कैसे मेंटेन करते हैं एथलीट्स के बीच में टूर्नामेंट्स के टाइम पर? देखिए कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमने स्टेट लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें हमारे क्लासीफायर जाते हैं, वो क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उनकी एक आईडी बनाते हैं हम, वो ही नेशनल लेवल पे आते हैं, उनकी फिर क्लासिफिकेशन होती है और उस क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं। उसके बाद तीसरी जो क्लासिफिकेशन होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। सबसे पहले उसका डॉक्टर द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, भी ये भेजो आप हमारे पास। उसके बाद ही क्लासिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत फेयर काम करते हैं और इसमें हर स्टेट यूनिट को हमने ये बोल रखा है आपका जब भी टूर्नामेंट हो क्लासिफायर हम भेजेंगे, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया भेजेगी, क्योंकि हमें डाटा चाहिए। डाटाबेस हम काम कर रहे हैं अभी, पूरे के पूरे जितने भी खिलाड़ी सबके हमने डाटा बना रखे हैं, तो हमें सबसे पता चल जाता है कि एक बार जिसका क्लासिफिकेशन हुआ उसको हम रिव्यू में भी डालते हैं। रिव्यू मीन्स ये होता है कि आप एक टूर्नामेंट खेलिए, हम आपकी वीडियोग्राफी करेंगे नेशनल में, तो नेशनल में जब वो वीडियोग्राफी होती है उसकी, जब वो मेडल के लिए पूरी फाइट देता है तो उसका पूरा पता चल जाता है। उस वीडियोग्राफी के माध्यम से हम रिव्यू डाल करके कहते हैं कि ये सही है, उसके बाद उसको परमानेंट कैटेगरी दी जाती है। सर, पैरा गेम्स की बात करते हैं, दिल्ली में भी हेल्ड हुआ था पैरा गेम्स, तो ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स है, ये किस लेवल तक रीच हो पाई है, एंड हाउ दीज गेम्स आर हेल्पिंग इंडिया टुवर्ड्स ओलंपिक्स, टुवर्ड्स पैरा ओलंपिक्स? पैरा स्पोर्ट्स इंडिया में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नया स्पोर्ट्स है अभी। मैं इसलिए कहूँगा कि 2004 एथेंस पैरालंपिक में जब मेरा गोल्ड मेडल आया था तब कोई जानता ही नहीं था पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। आज जानने लग गए लोग। नया है, हम डेवलप कैसे करें उसको। डेवलप करने के लिए हमें बहुत से काम करने की जरूरत है। सबसे पहले जागरूकता आनी जरूरी है। कश्मीर में एक लड़की खेलेगी, उसके सोशल मीडिया पे एक वीडियो आएगा तो लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अलग अलग क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, इस सब जगह, और बहुत से खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित करते हैं, जूनियर खिलाड़ियों को। उनको हम CSR के माध्यम से, हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके माध्यम से तो जूनियर खिलाड़ी हैं 15 साल 17 साल, उनके लिए हम कुछ फंड देते हैं, उनको ट्रेनिंग प्लान देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, स्पोर्ट्स किट देते हैं, ताकि वहाँ माहौल भी क्रिएट हो
और हम तैयारी कर रहे हैं 2028 पैरालंपिक और 2032 पैरालंपिक की, आज से स्टार्ट कर रखी है हमने, क्योंकि 28 में 32 में नए खिलाड़ियों की हमें जरूरत है। नए खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे? आज 15 साल के बच्चे, 17 साल के खिलाड़ी को आप लोगे, वो आपको 2028 और 32 में नजर आएगा। तो खेलो इंडिया, पैरा गेम्स, ये सारे में ही हम टैलेंट हंट कर पाते हैं एक तरीके से। खेलो इंडिया देख बहुत शानदार स्कीम है। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया के माध्यम से जितने भी एनसीयू ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें जाके बच्चे जाके खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हैं। तो जब सुविधाएं बढ़ेंगी तब मेडल बढ़ेंगे। टॉप स्कीम की बात करते हैं, तो ये सारी स्कीम्स हमारे इंडियन एथलीट्स को कैसे हेल्प करती है फर्दर ग्रो करने में और पोडियम फिनिश तक जाने के लिए? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मैं ही रहा हूँ, और मुझे याद है आज भी 2014 में मैं इस पैरा एशियन गेम का मेडलिस्ट था, और 15 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पैरा खिलाड़ियों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो सामान्य खिलाड़ियों को मिलती है। जब 2015 में टॉप्स स्कीम आई, तो उस स्कीम में पैरा खिलाड़ी पहला मैं ही था। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही शानदार स्कीम है। इससे खिलाड़ी को फ्रीडम भी मिलती है कि वो चाहे तो अपना कोच ले सकता है अपने मनपसंद का, अपने हिसाब से फिजियो रख सकता है। इवन यहाँ तक कि वो ट्रेनिंग इंडिया में करे या बाहर करना चाहता है, वो भी खिलाड़ी डिसाइड करेगा। तो जब खिलाड़ी को इतनी फ्रीडम मिलती है तो परफॉर्मेंस आनी नेचुरल है। इसमें एक मैं और कहना चाहता हूं कि इसमें बाद में बदलाव हुआ कि खिलाड़ियों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी के परिवार की जिम्मेवारी भी भारत सरकार की है। तो खिलाड़ी को उसमें क्या किया कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए खिलाड़ी को 50,000 रुपए पॉकेट मनी दी जाती है पर मंथली, ताकि वो अपने परिवार की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें वो भागीदारी निभा सके। ये जो स्कीम है, इस स्कीम में हमारे पैरा स्पोर्ट्स के बहुत खिलाड़ी हैं, और खास करके जो मेडलिस्ट हमारे आएंगे वो इसमें टॉप्स स्कीम का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक देश का प्रधानमंत्री जब कोई मेडल जीतता है, जब टीम जाती है, उनका जाते समय विदाई समारोह करते हैं, मेडल जीतते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं और उसके बाद उनका वेलकम करते हैं। टोक्यो में मैं था, तो क्या है कि वर्ल्ड के खिलाड़ी भी बहुत जानकार हो गए, 20 साल के आसपास गेम किया। वहाँ एक चर्चा का विषय था कि इंडिया का प्रधानमंत्री सीधी खिलाड़ियों से बात करता है। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। ये दुनिया में मैसेज गया कि कितने खेलों को कितने वो चाहते हैं, और हम सब के लिए भी प्राउड मोमेंट है। ये स्कीम है, चाहे खेलो इंडिया हो, टॉप्स हो, जितनी भी स्कीमें हैं बहुत शानदार है। वो स्कीम ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट हो रही, ये सबसे अच्छी बात है, और एथलीट्स को वो बेनिफिट्स मिल रहा है। होलिस्टिक अप्रोच है इस पूरे स्कीम का, जिससे एथलीट के हर एस्पेक्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, बीट फाइनेंशियली एंड अगर जैसे आपने मेंशन किया कि फैमिली को सपोर्ट भी किया जा रहा है। इतना होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल बहुत शानदार स्कीम है। सर आपकी बात करते हैं। सर आप पीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो एंड आप खुद ही एथलीट रहे हैं, तो ये एथलीट की जो जर्नी थी आपकी, वो एक्सपीरियंस है यहाँ पर कैसे हेल्प कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ पीसीआई? जिंदगी में जो संघर्ष किया, आज मुझे पता है कि ग्रास रूट पर एक खिलाड़ी की शुरुआत हो रही है, उसको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया के पास वो फैसिलिटी नहीं थी। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जाते तो आपको कैसे स्पाइक्स होने चाहिए आपके पास, कैसी किट होनी चाहिए आपके पास। आज खिलाड़ियों को एक बहुत मैं अलग मोमेंट पे लेके आया हूँ। खिलाड़ियों से तो मैं बात कर ही रहा हूँ, उनके मैं परिवार से भी बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कहीं प्रेशराइज ना हो खिलाड़ी, फैमिली उन पे प्रेशर ना बनाए कि मेडल जरूरी है। ये सब बातें वो 20 साल का जो पीछे का अनुभव है, वो अनुभव बता रहा है कि ये काम करने की जरूरत है। रियली मैं कह सकता हूँ कि पिछला जो 20 साल का मेरा अनुभव है,
पीछे अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है वहां से, क्योंकि मुझे खिलाड़ी की समस्या का पता है। आपको किसी समस्या का पता होता तो आप समाधान कर सकते हो। यदि प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, आप एसी में बैठ करके रेगिस्तान की बात नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल। रेगिस्तान में रहने वाला, गांव में रहने वाला ही गांव की बात कर सकता है। इसलिए मुझे ये काफी बेनिफिट मिल रहा है कि मुझे जिंदगी में जो संघर्ष किया, आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा खिलाड़ी वो संघर्ष ना करें, उनके लिए काम कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ रहा है, राइट जगह पे काम आ रहा है। बिल्कुल। पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो वो कितना ब्राइट आगे जाएगा? पैरा स्पोर्ट्स से जो फ्यूचर है हमारा ब्राइट है, क्योंकि अभी जूनियर चैंपियनशिप करवाई हमने, सब जूनियर चैंपियनशिप, इतने अच्छे एथलीट आए हैं उसमें। उनमें हमने अच्छे एथलीटों को थोड़ा सा मार्क भी किया है, उनकी हम हेल्प भी करेंगे, लिस्टें भी बना रखी हैं, क्योंकि अभी पैरालंपिक आ गया तो थोड़ा सा उस पर हम काम नहीं करके पैरालंपिक भी कर रहे हैं। पैरेलल वो काम चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा टारगेट अभी से शुरुआत हो गया, हम 28 और 32 पैरालंपिक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आज 15 साल के खिलाड़ी को हम ले रहे हैं, वो 8 साल बाद में 23 साल की उम्र में वो वर्ल्ड टाइटल जीते। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। राइट सर। सर, अभी जो टीम जाएगी पैरालंपिक्स में पेरिस में प्रदर्शन करने के लिए, उनके लिए मैसेज जो आप देना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए और बाकी जो लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और एक उम्मीद जगाने के लिए कि लाइफ में कभी अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गई है, लाइफ में कुछ हादसा हो गया, तो अपने आप को छोटा नहीं समझना। देखिए, एक समस्या नहीं होती। कोई एक प्रॉब्लम लाइफ में आए तो एक प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं सभी देशवासियों से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जो ये पैरालंपिक अब स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से, आप सभी इस पैरालंपिक खेलों को देखें, अपने परिवार के साथ बैठ करके देखें, क्योंकि ये टूर्नामेंट नाइट में चलेगा, ज़्यादातर पेरिस में है, तो आप डिनर करते टाइम आप देख सकते हो उसको। अपने जो घर में जितने भी सदस्य हैं उनमें आप चर्चा कर सकते हो, ताकि इन खिलाड़ियों के भी हौसला अफजाई हो और इस देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर का माहौल पैदा हो। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू अ पॉडकास्ट, और आपका मैसेज ज़रूर इंडिया की जनता पर पहुंचेगी और उनके दिल में होप जगाएगी एक एथलीट के अंदर, एक पैरा एथलीट के अंदर, कि वो अच्छा करे और अपने देश का नाम रोशन करे। Well, that was it for today. This is me, Aishwarya, signing off, and you were watching Beyond Scoreboard.